हाइट एंड डिस्टेंस ना ट्रिग्नोमेट्री का ये है, मतलब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं यूज आएगा ना, उस यूज का आपका जो यूज है उसको बताने का तरीका हाइट एंड डिस्टेंस है। सपोज करिए कोई बिल्डिंग का हाइट और ये एक पॉइंट है सी जो कि बिल्डिंग का फुट से यहाँ तक का डिस्टेंस पे मान लेते हैं x मीटर का डिस्टेंस पे है। ये वाला लाइन कहलाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, मतलब इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग का टॉप को देखा जा रहा है तो क्या कहलाता है ये लाइन ऑफ साइट। बोलो क्या कहलाता है ये लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जितना एंगल से आप देखेंगे उसका बिल्डिंग का टॉप को, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरह से कि ये एक बिल्डिंग है, इस बार बिल्डिंग का टॉप से मतलब इस पॉइंट से हम लोग नीचे कोई पॉइंट है, मतलब यहाँ भी एक पॉइंट है, सेम बिल्डिंग है लेकिन इस बार बिल्डिंग को नीचे से नहीं देखा जा रहा है। कहाँ से देखा जा रहा है? ऊपर से। कहाँ देखा जा रहा है? ऊपर से। सेम बनेगा, लाइन ऑफ साइट यही रहेगा, लाइन ऑफ साइट। लेकिन इस बार जो एंगल बनेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। एंगल क्यों अलग होगा? क्योंकि इस बार एंगल यहाँ बनेगा ना, इतना ही एंगल देखा जाएगा ना, जहां से देखा जाएगा एंगल वही बनता है। यहाँ पे देखा गया तो एंगल बना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे एंगल बन रहा है तो क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? अब देखो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो उस तरह से यहाँ भी समझना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो मतलब एक मान के चलो कि ये जो लाइन बना है उसमें ये वाला एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। क्या बनेगा यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी सवाल सॉल्व करेंगे तो भी एंगल को यही मान के चलेंगे, यहाँ पे एंगल नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिक यही आने वाला, यहाँ से एंगल सॉल्व होने वाला नहीं है। ट्रायंगल बाहर हो गया ना, वो तो कैसे सॉल्व करेंगे उस एंगल का यूज करके? इसीलिए इसको पहले हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे आ गया सेम हो गया, इक्वल हो गया। किस बात से? बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर 1, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation on top of the tower is found to be 60 degree. बोला ना, एक टावर है, एग्जांपल नंबर 1 देखो। एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो वर्टिकली यहाँ पे एक मतलब ग्राउंड पे खड़ा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? और एक पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक पॉइंट है जो कि इसका फुट से, जो टावर है AB, इसका फुट से 15 मीटर का डिस्टेंस में, सपोज तो मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? 15। अगर C वो पॉइंट होगा तो B उसका फुट हुआ टावर का, वहां से कितना मीटर का डिस्टेंस हो गया? 15 मीटर का। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब जस्ट बताया एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कितना डिग्री है बताओ? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। निकालने क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब एकदम बात को ध्यान समझना, आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको AB निकालना है। अब सोचो, AB और BC अगर इस ट्रायंगल में देखोगे ध्यान से तो AB क्या कहलाएगा बताओ? परपेंडिकुलर। और BC क्या कहलाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? tan होता है ना। बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ये समझना, जो निकालना है और जो दिया हुआ है उन दोनों केवल देखो कि उन दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है। आपको निकालना था AB जो कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल के हिसाब से, दिया हुआ है BC जो कि बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन बनता है? tan। कौन सा बनता है? tan। इसलिए tan लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? AB बाई BC। बोलो होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का वैल्यू AB कितना है पता नहीं, BC 15 पे इधर भेज दो। AB इक्वल टू कितना आ गया? 15√3 सेंटीमीटर मीटर। जो आपको निकालना है, जो दिया हुआ, ये दो चीज में रिलेशन ढूंढो। जरूरी नहीं कि tan से बनेगा, हो सकता है sin आ जाए, है ना, अलग भी आ सकता है, कुछ गारंटी नहीं है उसका। पर याद यही रखना है कि जो निकालना है और जो दिया हुआ है उस पर केवल फोकस करना है ना। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज is 15√3। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। एक पोल है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। इसका हाइट पहले से मालूम है 5 मीटर पे है। अब कह रहा है कि C needs to reach a point
1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। 1.3 मीटर नीचे यहाँ से, सपोज करो ये पॉइंट होगा, ये जगह कितना है डिस्टेंस ऊपर से 1.3 मीटर डिस्टेंस पे है ऊपर से। आगे क्या बोल रहा है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree। मतलब लैडर जो लगाएगी वो कितना डिस्टेंस पे लगाएगी, मतलब कितना लंबा लैडर होगा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना होना चाहिए 60 डिग्री। कितना होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60। फिर समझना मेरी बात को, एक पोल दिया उसका पूरा हाइट क्या है 5 मीटर का, पूरा हाइट कितना है 5 मीटर। उसको एक सीढ़ी लगाना है, जो सीढ़ी ना ऊपर से 1.3 मीटर का डिस्टेंस तक लगेगा केवल। आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, मतलब उसी सीढ़ी ये वाला होगा ना, यही सीढ़ी होगा ना, वही ना पहुंचेगा वहां तक। इस लैडर का लेंथ आपको निकालना है। इस पॉइंट का नाम सी ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम डी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको सीढ़ी का लेंथ निकालना है। व्हाट क्या लिखा हुआ फिर देखो तो, would enable her to reach the ground position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? मतलब ये वाला, हाँ इस पॉइंट से, मतलब ये जो पोल का फुट है और जो लैडर का फुट है उनके बीच में भी कितना डिस्टेंस है ये भी निकालना, मतलब ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। क्लियर है यहाँ तक बात? आई बात को ध्यान समझिएगा। जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है देखो ध्यान से, BCD बन रहा है। इन ट्रायंगल BCD जो BD होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 5 माइनस 1.3, यही ना होगा। पूरा डिस्टेंस कितना था 5, उसमें से इतना डिस्टेंस कितना था 1.3, माइनस कर दोगे तो BD नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आएगा 3.7 मीटर। ये आपका BD आ गया। ये पूरा डिस्टेंस 5 है, ये वाला डिस्टेंस 1.3 है, ये वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करने पाएगा 3.7 आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखो BD दिया हुआ है, BC निकालना है। पहले BC निकाल लेते हैं एक बार। तो BD दिया हुआ है, BC निकालना है, कौन सा रेशियो ले लेंगे बताओ। BD क्या है ट्रायंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर। BC क्या है ट्रायंगल के हिसाब से, बेस। परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन होता है, होता है ना, बोलो। ठीक है, ये हो जाएगा BD बाई BC, tan 60√3। BD कितना 3.7, BC मालूम नहीं सर, तो BC इक्वल टू 3.7 बाई √3 इंटू √3 बाई। अच्छा बोलो ये क्यों कर रहे हैं सर, ये वाला करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन बोलते हैं ना, इसको पता है ना, क्लास 9 में पढ़े थे। मतलब अगर आपका नीचे में रूट वाला नंबर आ रहा है तो रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। रूट को हटाने के लिए जो सेम नंबर √3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3.7 √3 बाई 3। कटेगा दोनों, नहीं कटेगा ना, छोड़। तो BC कितना आ गया, इतना मीटर आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। ये आधा बना है, अभी हम लोग BC निकाले हैं। अब तुम लोगों को बताओ कि CD कैसे निकालेंगे, कौन सा रेशियो लेंगे, सोचो। बताया साइन, देखो कैसे BD दिया हुआ है, BD दिया हुआ मतलब क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, और ये क्या होता है बोलो हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, साइन। तो साइन ले लो, साइन लिख देना, ऑल्सो लिख देना, क्या चिपकाओ, साइन 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू BD बाई CD। तो सही यहाँ तक। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। कितना होता है 60 का वैल्यू √3/2। BD कितना आया हुआ है तुम्हारे पास 3.7 और CD निकालना है। बात क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD को ऊपर भेज दो। अच्छा उससे पहले 2 डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 3.7 इंटू 2/√3। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई किए, CD का वैल्यू कितना आएगा बताओ 14, कैरी 1 7.4/√3 आएगा। जैसे पिछले में आया था नीचे √3, वैसे यहाँ भी आ रहा है सर, वही करो। क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 7.4√3/3। कटेगा
नहीं कटेगा, काम खत्म। कितना मीटर, तो समझ में आया? पूछो, कोई डाउट है तो पूछो।